हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ न्यू चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर कैसे डिफाइन किया गया, तो ये बोला गया कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि हमको पता है कि रियल नंबर में तो हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव क्वांटिटी का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। तो इमेजिनरी नंबर डिफाइन कैसे किया गया कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, तो ऑब्वियसली ऐसा रियल में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे नंबर्स को बोला गया इमेजिनरी नंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -10, या सपोज फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से -6, है ना। तो अब यहाँ पर जो भी एक्स हमको मिलेगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर एक्स स्क्वायर -10 है तो x को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -10, है ना। यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -6, इस तरह से ये हो गया। प्लस माइनस अंडर रूट -10 हो गया -1 इंटू 10, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया ऐसे, है ना। ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट 6, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे क्या है कि अब आप कोई भी इमेजिनरी नंबर जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी इमेजिनरी नंबर, आप एक्स स्क्वायर को अगर हम जनरल लिखें कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सम ए, है ना, जहाँ पर ए जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, माइनस ऑफ ए, जैसे -6 -10, तो आप एक्स को ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -a, तो इसको हमने लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ऑफ ए, ऐसे। तो आप देख सकते हैं आप कोई भी इमेजिनरी नंबर की जब भी आप बात करेंगे तो उसमें एक टर्म ऐसा है जो सब में आ रहा है, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। आप किसी भी इमेजिनरी नंबर को जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें एक आपको अंडर रूट -1 ऐसा टर्म जरूर मिलेगा, है ना। तो क्या किया गया कि अब ये जो अंडर रूट -1 है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, ये इमेजिनरी नंबर है। और हम कोई भी और इमेजिनरी नंबर जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें भी हमको ऐसा टर्म जरूर मिलेगा। तो इसको बोला गया कि ये एक सबसे बेसिक इमेजिनरी नंबर है, और अगर हमको कोई भी इमेजिनरी नंबर लिखना होगा तो हमको ये वाला टर्म उसमें जरूर मिलेगा। मतलब इसको यूज ही करके ही आप कोई भी दूसरा इमेजिनरी नंबर एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। तो इसको बोला गया कि ये एक सबसे बेसिक इमेजिनरी नंबर है, एंड इसको नाम दिया गया आयोटा। अंडर रूट -1 को बोला गया आयोटा, एंड इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई से। तो हम बोलेंगे कि आयोटा जो है वो सबसे बेसिक एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट -1, और इसके लिए एक सिंबल बता दिया गया या नोटेशन बता दिया गया कि इसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो आई एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू अंडर रूट -1 है, और इसका नाम जो है दैट इज आयोटा। अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखिए इंटीग्रल पावर ऑफ आई। ठीक, कि आई का अगर कोई इंटीग्रल पावर है तो कैसे लिखते हैं, जैसे आई स्क्वायर या आई क्यूब, है ना। तो इन सब की वैल्यूज कैसे देखते हैं, तो आई टू द पावर 0 तो ये आपका 1 ही रहेगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक, आई तो सिंबल है, आई की अपनी खुद की वैल्यू है ना, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। आई इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ -1, तो उसका बस एक सिंबल बता दिया गया है आई। फिर आई टू द पावर 1 तो ये तो आई ही रहेगा। फिर आई का स्क्वायर, है ना, तब आई क्या है, आई आपको पता है आई इज अंडर रूट -1,
तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो किसी भी क्वांटिटी का, जैसे अंडर रूट लिखा है स्क्वायर करें तो अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। फिर आई का क्यूब लिखना है, तो आई क्यूब जो होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई इंटू आई स्क्वायर, है ना। आई क्यूब हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आपका -1 है तो -1 इंटू आई, तो ये बन गया -i, ठीक। फिर इसके बाद आई टू द पावर 4, तो आई टू द पावर 4 को आप कह सकते हैं, आई टू द पावर 4 को आप कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये -1 इंटू -1 दैट विल बी +1, ठीक। फिर मान लीजिए हमको आई टू द पावर 5 लिखना है, तो आई टू द पावर 5 को आप कह सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई, आई टू द पावर 4 हो गया 1 इंटू आई, तो ये हो गया आई। फिर आई टू द पावर 6 लिखना है आपको, तो आई टू द पावर 6 कह सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू -1, तो ये -1 हो जाएगा। फिर आई टू द पावर 7 आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब, 1 इंटू -i, तो ये हो गया -i। फिर आई टू द पावर 8, तो आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4, तो 1 इंटू 1 ये 1, एंड ऐसे ही आप इसको फर्दर जहाँ तक भी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब मान लीजिए हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भाई आई टू द पावर 201 लिखिए, है ना। तो अब ऐसे तो 8 से फिर 9 फिर 10 ऐसे देखेंगे तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है ना। तो आप क्या करिए, इस नंबर को 4 से डिवाइड करके, है ना, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 50 + 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया ना, 4 इंटू 50 + 1। अच्छा, आई टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 50 इंटू आई टू द पावर 1, ठीक। आई टू द पावर 4 इंटू 50 मतलब आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 50 इंटू आई टू द पावर 1। आई टू द पावर 4 हो गया 1 का पावर 50, ये 1 हो गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई के बराबर। क्लियर हो, ठीक। अब इसको अगर हम, ये एक एग्जाम्पल है, इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें कि आपको कहीं पर भी अगर आई टू द पावर n अगर लिखना है ना, तो आप क्या करिए, इसको 4 से डिवाइड करके 4 इंटू लेमडा प्लस इसका जो भी रिमाइंडर है उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। दिख रहा है, आई टू द पावर 4 इंटू लेमडा प्लस आर। अब आई टू द पावर जो 4 लेमडा वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं, 4 लेमडा वाला पार्ट आई टू द पावर 4 होल का पावर लेमडा, ये आपका 1 बन जाना है फाइनली, है ना। तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली जो बचेगा, इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिख भी दें कि आई टू द पावर 4 होल टू द पावर लेमडा इंटू आई टू द पावर आर, ये आपका 1 हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया आई टू द पावर आर। जब इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि अगर हमको i का कोई भी हायर पावर देखना है तो 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है वो देख लीजिए, 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है वो देख लीजिए। फाइनल आंसर आई टू द पावर वो रिमाइंडर आई टू द पावर 1 वही हो जाएगा। 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आ रहा है r, फाइनल आंसर होगा आई टू द पावर r, ठीक। ओके, सारी चीज़ नोट करते रहेंगे ज़रूर से। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आई टू द पावर 178 बताइए, ठीक। तो हमको पता है कि इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो फाइनल जो इसका आंसर होगा वो आई स्क्वायर होगा, ठीक। तो अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपको जो स्टार्टिंग की वैल्यूज थी केवल वो याद रखना है, जो स्टार्टिंग की 3-4 वैल्यूज हैं कि आई टू द पावर 0 1 हो गया, आई टू द पावर 1 आई हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, आई क्यूब की वैल्यू -i हो गई, आई टू द पावर 4 ये आपका 1 बन जाएगा, ठीक। केवल आपको इतनी ही वैल्यूज याद रखने की जरूरत है, ये स्टार्टिंग की वैल्यूज। इसके बाद इधर वाला पार्ट अभी हम हटा दे रहे हैं, जरूर से नोट करेंगे। इसके बाद की और कोई वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई भी आई का हायर पावर आपसे पूछ ले, जैसे आई टू द पावर
2007 पूछ लिया जाए, ठीक। तो 2007, तो जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 3, सो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो इसमें रिमाइंडर आएगा 3, तो इसका फाइनल आंसर होगा i टू द पावर 3 i क्यूब की वैल्यू माइनस आई। तो बस आपको स्टार्टिंग की वैल्यू याद रखनी है, इससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हमको हायर पावर देखना है तो 4 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर आ रहा है देखिए, फाइनल आंसर हो जाएगा i टू द पावर वो रिमाइंडर। क्या हमको पहले ये वाली बात क्लियर होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग एक और ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ये i टू द पावर 4 हो गया, फिर हमने मान लीजिए i टू द पावर 5 लिखा था, ये हो गया था i टू द पावर 6 माइनस 1, i टू द पावर 7 माइनस i टू द पावर 8 1, फिर मान लीजिए i टू द पावर 9 लिखेंगे तो ये i आ जाएगा, ठीक। फिर i टू द पावर 10 लिखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें कोई भी कहीं से भी 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, 4 कंजिक्यूटिव का मतलब 0 1 2 3 ले लीजिए, चाहे 6 7 8 9 ले लीजिए, चाहे 3 4 5 6 ले लीजिए, कोई भी 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, कोई भी 4, और उसका समीशन ऑब्जर्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले 0 1 2 3 लीजिए और टोटल ऐड करिए तो 1 i माइनस 1 माइनस आई, टोटल सम 0 हो गया। आपसे बोले 3 4 5 6 ले लीजिए, माइनस आई प्लस 1 फिर i माइनस 1, तो ये i माइनस आई कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। आपको बोलेंगे कि आप 6 7 8 9 ऐसे ले लीजिए, ठीक। तो इसको भी ऑब्जर्व कर लीजिए, 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस आई फिर प्लस 1 और फिर प्लस आई। आप कहीं से भी कोई 4 कंजिक्यूटिव अगर i टू द पावर इंटीग्रल पावर है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग इंटीग्रल पावर की बात कर रहे हैं, i टू द पावर 1/3 4/5 इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अगर i के पावर इंटीजर है तो ऐसे कोई भी 4 कंजिक्यूटिव आप टर्म्स ले लीजिए, पावर में 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी 4 कंजिक्यूटिव, उनको जब आप ऐड करेंगे तो वो समीशन हमेशा ही 0 आएगा, हमेशा ही, ठीक। अब इसको हम लोग जनरल भी एक बार प्रूव कर लेते हैं, देखिए। इसको हटा दें, मान लीजिए i के पावर में कोई इंटीजर है n, फिर i के पावर में है इंटीजर n प्लस 1 है ना, कंसेक्यूटिव है, तो मान लीजिए पहला इंटीजर n है तो अगला n प्लस 1 होगा, फिर n प्लस 2 होगा, फिर आपका n प्लस 3 हो जाएगा। तो इसमें i टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1, ये बचेगा i का पावर 1, ये बचेगा i का पावर 2, ये हो जाएगा i टू द पावर 3, तो i टू द पावर n 1 प्लस i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, i क्यूब की वैल्यू माइनस आई, देख लीजिए ये 1 ये माइनस 1 कैंसिल आउट, ये i ये माइनस आई कैंसिल आउट, तो ये बन गया i टू द पावर n, ब्रैकेट में आ गया 0, मतलब ओवरऑल हो गया 0, ठीक। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n जो है वो इंटीजर है, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ये सारे इंटीजर हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने i के इंटीग्रल पावर में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी जो आपको याद रखनी है। पहला कि i का कोई भी हायर पावर देखना है तो उस हायर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए, फाइनल आंसर जो होगा वो i टू द पावर r, जहाँ पे r रिमाइंडर है, i टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होगा। 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हम लोगों ने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर i के पावर में इंटीजर है तो ऐसे अगर हम 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिख दें, पावर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जहाँ पर, तो ऐसे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम आएगा वो सम हमेशा 0 आएगा, हमेशा ही, ठीक। इसमें एक खास चीज़ और कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रूफ में ऐसा कहीं पर भी अजम्पशन नहीं है कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि i की पावर में 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर हैं तो ऐसे टर्म्स का सम 0 होगा। कहने का मतलब पावर में -5 -6 -7 -8 है तो भी सम 0 हो जाएगा ऐसे टर्म्स का। i के पावर में -13 -14 -15 -16 ये भी 4 टर्म्स का सम 0 होगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जनरल प्रूफ में n हमने इंटीजर लिया है, यहाँ पर n पॉजिटिव है नेगेटिव है इसका कोई रोल नहीं है, ये हमेशा i⁴n इंटू 0 बन जाएगा। तो 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर होने चाहिए, वो इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो, इसका समीशन हमेशा ही 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं एंड देन आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सिंप्लीफाइड find simplified value of the following expression, find simplified value of the following expressions। कुछ एक्सप्रेशन हम आपको लिख के देंगे आई के टर्म में, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहला सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, सबकी सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखने की कोशिश करिए। चलिए पहले एक बार खुद से अच्छे से ट्राई कर लेंगे, उसके बाद ही जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है i⁴96 का मतलब 1/i⁴96, फिर ये 1/i⁴97, फिर 1/i⁴98, फिर 1/i⁴100। ठीक, अब कोई भी हायर पार्ट देखना है तो 4 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर देख लें। ठीक, 96, 97, 98 एंड 100। अगर 99 होता, 96, 97, 98, 99 दिखता तो टोटल सम डायरेक्टली 0 कह सकते थे। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाते हैं, 96, 97, 98, 99 या 97, 98, 99, 100 ऐसा होता। 4 अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स होते तो सम डायरेक्टली हम 0 कह देते। ठीक, अब देखिए 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 97 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 98 के लिए रिमाइंडर आएगा 2 एंड 100 के लिए अगेन रिमाइंडर आएगा 0। तो i⁴0 तो 1 हो गया, 1/1, ये 1/i हो गया, i² की वैल्यू हो गई -1 एंड ये हो गया अगेन 1। ठीक, तो एक ये 1/-1 तो -1 हो गया, -1 + 1 ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 और 1/i को आप कह सकते हैं -i, 1/i आपका हो जाएगा -i। देखिए इसको डायरेक्टली याद रखिए कि 1/i को -i कैसे कह रहे हैं, इसमें ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i² की वैल्यू -1, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, i² को लिख दिया -1 हो गया, i/-1 मतलब -i। तो कहीं पर भी 1/i जैसा टर्म है तो ये आपको डायरेक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको आप -i लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 1 बन गया, ये -i बन गया, बाकी कैंसिल आउट हो गया।
तो फाइनली इसकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आई वो 1 माइनस आई इस फॉर्म में आ गई। चेक कर लीजिए एक बार। ये बात क्लियर है, ठीक। इसी को करने का दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जैसे आपको दिया है -96, -97, -98, और यहाँ पे हमको पता है कि अगर एक -99 का टर्म होता तो इस सम 0 हो जाता। तो जो टर्म मिसिंग लग रहा है उसको ऐड और उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मैं हमको आई टू द पावर -99 नहीं दिख रहा था, तो हमने -99 आई टू द पावर -99 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओवरऑल एक्सप्रेशन में नो चेंज। अब हमको पता है कि इतने पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है 96, 97, 98, 99, तो ये आपका 0 हो गया। अब इसमें वैसे ही 1 अपॉन, इसको लिख लीजिए आई टू द पावर 99, या क्या हो गया 1 अपॉन आई टू द पावर 100। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3 आई क्यूब, एंड ये आपका हो गया आई टू द पावर 0, ठीक। तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक, 798, 99, ठीक। ये ऐड और हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो 99 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक। ये आई क्यूब हो गया। तो आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो -1 अपॉन माइनस आई, ठीक, और ये हो गया 1 अपॉन 1, दिखाई दे रहा है ना। ये बेसिकली बन गया 1 अपॉन आई, तो 1 अपॉन आई को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई। अब डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए 1 अपॉन आई है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया ना, तो 1 अपॉन आई हो गया माइनस आई और ये हो गया 1। फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस आई, वही मतलब माइनस ऑफ आई प्लस 1 या 1 माइनस आई एक ही बात है, ठीक। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो एक तरीका सोचने का ये भी हो सकता था कि जो 4th टर्म मिसिंग है वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, और जो बचे हैं 2 टर्म्स, अब इन दोनों टर्म्स को केवल सिंप्लीफाई कर लीजिए, या आप इन सारे टर्म्स की अलग अलग वैल्यू फाइंड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, 4 ही टर्म्स हैं, तो बहुत टाइम इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, बट सोचने का एक तरीका ये भी हो सकता था, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा था, आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 200 तक, ठीक। तो हमसे पूछा कि यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे 200 टर्म्स। पैटर्न देख सकते हैं, आई का पावर 1 से लेकर के आई का पावर 200 तक जा रहा है, 200 टर्म्स है। और हमको ये भी पता है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होंगे उनका सम 0 होता जाएगा। तो अब इसमें आप ऐसे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के पेयर बनाते चले जाइए, मतलब 1 से 4 तक, फिर 5 से 8 तक, है ना, फिर 9 से 12 तक, ऐसे। तो आपको 4 के 50 पेयर मिल जाएंगे एग्जैक्टली, 4 के पूरे पेयर बनेंगे, है ना, कोई भी टर्म अलग से नहीं बचेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 200 टर्म्स जो हैं, तो 200 आपका 4 का मल्टीपल है ना, तो ऐसे 4 के पेयर जब आप बनाते जाएंगे तो ऐसे 50 पेयर बनेंगे, और हर पेयर का सम 0 होगा, क्योंकि हर पेयर में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आएंगे, जैसे 1 2 3 4, फिर अगले पेयर में आएगा 5 6 7 8, फिर आएगा 9 10 11 12, तो हर पेयर का सम तो 0 हो गया ना, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव पावर अगर हैं तो ऐसे केस में इन 4 टर्म्स का सम हमेशा 0 आएगा। तो 0 + 0 + 0 ऐसे 50 टाइम्स बनेगा, 0 0 0 ऐड होता जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका 0 ही रहेगा। क्लियर होना चाहिए, ठीक। अगर डाउट है तो एक बार इसको वापस सुन लीजिए। बेसिक कंसेप्ट वही है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर हैं पावर में तो उनका समेशन 0 होगा।
तो इसमें 4 4 के ही ऐसे पेयर बनते चले जाएंगे एंड तक, क्योंकि 200 टर्म्स हैं और 200 आपका 4 का मल्टीपल है, तो 4 4 के एग्जैक्ट 50 पेयर्स बनेंगे, सबका समीशन 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। सिग्मा आई टू द पावर आर की वैल्यू 1 से लेकर के 4n तक थी। देखिए आई का पावर, इसको एक्सपैंड करिए, स्क्वायर, फिर आई टू द पावर 4n माइनस 2, फिर आई टू द पावर, टोटल कितने टर्म्स हैं। अब ये क्वेश्चन इसके पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम। पावर 1 से लेकर के 4n तक जा रहा है, तो टोटल 4n टर्म्स हैं। तो जितने भी नंबर टर्म्स हैं, क्या ये अगेन 4 का मल्टीपल है? तो अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 4 के एग्जैक्टली n पेयर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। 4n टर्म्स है ना, तो ऐसे अगर हम 4 4 का पेयर बना दें तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? n पेयर बनेंगे। और कोई भी पेयर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आ रही होंगी, इंटीग्रल पावर। तो ऐसे 4 टर्म्स का सम ये हमेशा 0 तक चला जाएगा, तो हर पेयर का सम 0 बनेगा, 0 0 0, ऐसे n पेयर्स बनेंगे, सभी का सम 0 हो जाएगा, टोटल सम अगेन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ में क्या था? 4n प्लस 7 तक था, आई टू द पावर r दिया था, और r की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ 4n प्लस 7 तक दी थी। ठीक, तो अब जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आई टू द पावर 1 से लेकर के आई टू द पावर 4n प्लस 7 तक जाएगा। तो 4n प्लस 7 का मतलब 4n, फिर अगला टर्म आएगा 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, तो कहीं 4n प्लस 4 आएगा, फिर लास्ट में से 4n प्लस 7 आएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 4n टर्म्स हैं, तो 4 4 के n पेयर्स बन गए। इससे यही वाला पार्ट हो गया, हमको पता है 0 हो जाएगा। ठीक, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, 4n प्लस 4, ये भी 4 का एक पेयर हो गया, ये भी 0 हो गया। इसके बाद कितने टर्म्स बचे? आई टू द पावर 4n प्लस 5 से लेकर के 4n प्लस 7 तक, तो 4n प्लस 5, 4n प्लस 6, 4n प्लस 7, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं और एक टर्म और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी सीरीज थी वो केवल यहीं तक थी, हमने एक टर्म एक्स्ट्रा और ऐड किया, एक सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? 4n तक तो 4 4 के पेयर बन गए, 0 हो गया। 4n के बाद 4n प्लस 1 से 4n प्लस 4 तक, ये भी 4 टर्म का एक पेयर बना, इसका भी सम 0 हो गया। फिर 4n प्लस 5, 4n प्लस 6, 4n प्लस 7, 3 टर्म्स हो रहे थे, तो हमने क्या किया, एक और आगे टर्म ऐड कर लिया। अगेन हमने 4 टर्म्स का एक पेयर बना लिया, ये टर्म्स लिखे ना, 4 4 टर्म के n पेयर, 4 4 टर्म का एक पेयर, 4 टर्म्स का एक पेयर। अगेन इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो फाइनली क्या बचा? माइनस आई टू द पावर 4n प्लस 8। इतना पार्ट एक बार देख लीजिए, तो ये आपका बचा माइनस ऑफ आई टू द पावर 4n प्लस 8 ऐसे। अब ये पावर देखिए, कोई भी हायर पावर अगर आपको देखना है तो क्या मैंने बताया कि आप इसको डिवाइड करिए 4 से, और जो रिमाइंडर आए वो फाइनल आंसर हो जाएगा, आई टू द पावर रिमाइंडर। ये 4n प्लस 8 भी तो 4 का मल्टीपल है, ये 4 इंटू n प्लस 2 लिखा है, तो ये 4 का मल्टीपल है। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 देगा, जब ये 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 देगा। तो फाइनल आंसर हो गया आई टू द पावर 0, माइनस साइन पहले से, आई टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ 1, ये फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर आ गया -1। देख लीजिए एक बार, क्लियर हो गया। ठीक, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आई में यही 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि आई का हायर पावर कैसे देखते हैं, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर, आई टू द पावर रिमाइंडर फाइनल आंसर,
एंड पावर में अगर 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो ऐसे 4 टर्म्स का सम हमेशा 0। 4 क्वेश्चंस किए हैं, ये 4 क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें, क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब जैसे हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक। तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऐसा बताया गया, a प्लस आई बी, आई हम लोग समझते हैं आयोटा, जहाँ पर a एंड b ये एक रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 2 माइनस 3i, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है। यहाँ हमने लिख दिया 5 प्लस 4i, हमने लिख दिया -6 प्लस i, है ना। इसमें a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू -6 है, b की वैल्यू 1 है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बताया गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके का बताया गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी फॉर्म में होगा, जहाँ पर a एंड b ये खुद रियल नंबर होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया 3 प्लस 2i इंटू आई, ठीक। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, क्योंकि a एंड b i के साथ भी जो क्वांटिटी है ये आपका रियल नंबर होना चाहिए। अब ऐसे तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो गया -1, तो ये बन गया 3 माइनस 2, तो ये तो 1 हो गया। ये बात कह रहे हैं। तो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, a प्लस आई बी फॉर्म की बात जहाँ पर भी करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि a एंड b ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल डिनोट किया गया है स्मॉल z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल z से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a है, इस a को बोला गया है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट, और इसको डिनोट किया गया ऐसे RE, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक। और ये जो b है, इस b को बोला गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, एंड इसको स्टैंडर्ड ऐसे डिनोट किया गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक। अगेन ध्यान रखेंगे ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात की जा रही है, ये दोनों खुद रियल नंबर्स हैं। रियल पार्ट a को बोला गया है और इमेजिनरी पार्ट जो i के साथ है b, केवल इसको इमेजिनरी पार्ट बोला गया है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि 2 प्लस 3i, तो इसका रियल पार्ट कितना है 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 3i, नहीं, इसका इमेजिनरी पार्ट आप कहेंगे केवल 3, i के साथ जो भी रियल नंबर है वो उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 माइनस 3i, तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z के हम कहेंगे 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z ये हम कहेंगे -3, ऐसे। क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, या कह लीजिए इसमें 2 पार्ट हैं, एक इसमें रियल पार्ट है और एक i के साथ इसका इमेजिनरी पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, जैसे फर्स्ट पॉइंट, इफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मान लीजिए 0 हो गया,
दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, या इसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं प्योरली रियल। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल्स टू 2 + 0i, इसका इमेजिनरी पार्ट हमने 0 ले लिया, तो 2 + 0i बेसिकली तो क्या हो गया, z इक्वल्स टू 2 हो गया ना, तो ये तो एक रियल नंबर बन गया। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल, या कहीं कहीं पर आप देखेंगे क्वेश्चन में टर्म प्योरली रियल भी यूज़ करते हैं, तो एक ही बात है, रियल या प्योरली रियल एक ही बात है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल या प्योरली रियल होगा। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, एंड अगेन ये सारी चीज़ें प्रॉपरली नोट करते जाएंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका रियल पार्ट 0 हो जाए, if real part of complex number is 0, this implies and is implied, इसका मतलब हम लोग समझते हैं this implies this and this implies this, मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है। अगर बोला जाए कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। this implies this and this implies this, implies and is implied by। इसी तरह से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका रियल पार्ट 0 होगा तो हम कहते हैं that complex number is imaginary या प्योरली इमेजिनरी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल्स टू 0 + 3i। ठीक, तो 0 + 3i का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये तो 0 ही हो गया, ये सिंपली 3 × √-1 हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही रहे थे इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हुआ। या हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर को कैसे डिफाइन किया था, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3i का स्क्वायर है ना, अगर हम आपसे बोलें कि आप 3i का स्क्वायर करिए तो हो गया 3 का स्क्वायर i का स्क्वायर, i का स्क्वायर -1, तो ये -9 बन गया। तो ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक, जैसे हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स को डिफाइन किया था वही वाली चीज़। इमेजिनरी नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका रियल पार्ट अगर आप 0 कर देंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। अगेन यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाता है इमेजिनरी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर आप इसको देखेंगे प्योरली इमेजिनरी भी इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी एक ही बात है। इतनी बात क्या होगी, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्योरली रियल नंबर बन जाएगा, रियल पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगर बोला जाए रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, 0 + 0i बेसिकली तो क्या हो गया, 0 ही बन गया। ठीक, तो अब इसमें हम कौन सी डेफिनेशन फॉलो करें, इसका रियल पार्ट 0 है तो हम इसको प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो हम इसको प्योरली रियल भी कह सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहें, इसको हम रियल कहें या इमेजिनरी कहें, इफ रियल पार्ट। तो इसमें क्या किया गया, बाय डेफिनेशन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 को, क्योंकि अब 0 क्या है बेसिकली दोनों डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर रियल पार्ट भी 0 है तो आप इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आप इसको रियल भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डेफिनेशन या दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसको अलग से डिफाइन कर दिया गया कि z = 0 को हम प्योरली रियल की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर हम 0 के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 0 है तो 0 को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। एज पर डेफिनेशन आपको लगेगा कि नहीं इसको हम रियल भी कह सकते हैं, इमेजिनरी भी कह सकते हैं, बट क्या किया गया, इसको अलग से डिफाइन कर दिया गया कि इसको हम प्योरली रियल नंबर में काउंट करेंगे, इसको हम इमेजिनरी में काउंट नहीं करेंगे। इफ़ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0
देन तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है इसको रियल या प्योरली रियल की कैटेगरी में रखा गया एज पर डेफिनेशन, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जैसे सबके लिए अलग अलग नोटेशन है। रियल नंबर के लिए आर, रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के लिए एन है, इंटीजर्स के लिए जेड या आई है, होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो नोटेशन है दैट इज कैपिटल सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। एंड अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ये आपके रियल नंबर का सुपर सेट होगा, या यूं कह लीजिए रियल नंबर का जो सेट है दैट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये अगर आपका रियल नंबर है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर के भी सेट से बड़ा होगा एंड ये अपने अंदर सारे रियल नंबर्स को कंटेन करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आएंगे? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो एक रियल नंबर बनता जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि z = 2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। z = -6 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह सकते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो जब जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो कंटेन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ सारे रियल नंबर्स को भी कंटेन करेगा। जब b की वैल्यू 0 होगी तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर बन जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर के भी सेट से बड़ा सेट होगा, ठीक। अब एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए जैसे फर्स्ट लेट्स से z1 हमने ले लिया है a + ib एंड z2 हमने कुछ ले लिया है c + id, इस तरह से, ठीक। फर्स्ट अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है z1 + z2, है ना, a + ib + c + id, ऐसे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ ही लिख देते हैं, दोनों के लिए एक ही जैसा प्रोसीजर है। तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये a ± c एंड प्लस i के साथ b ± d ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने 2 - 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया लेट्स से 3 + 5i, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए z1 + z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट के साथ ऐड, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, तो 2 + 3 ये हो जाएगा 5 एंड -3 + 5 ये हो जाएगा +2। तो z1 + z2 पूछा जाए तो ये हो जाएगा 5 + 2i एंड लेट्स से यहीं पर अगर z1 - z2 पूछा जाए, z1 - z2 दिस माइनस, तो 2 - 3 -1 एंड -3 - 5 -8। सिंपल है एकदम। ऐड सब्ट्रैक्ट अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करना है तो रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे कि केवल रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये बिल्कुल आप इसको वैसे ओपन करिए जैसे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मतलब ये a इंटू सी प्लस a इंटू आई इंटू डी, फिर i टाइम्स b इंटू सी प्लस आई बी इंटू आई डी, ऐसे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर i इंटू आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर हो गया -1, तो ये हो गया ए सी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और आई स्क्वायर -1 बन गया, माइनस ऑफ बी डी, ऐसा हो गया। इन दोनों टर्म्स में i कॉमन, तो आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ऐसे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम z1 को ले लें 2 - 3i, z2 को हमने ले लिया लेट्स से 3 + 5i। ठीक, तो अब अगर हमको z1 इंटू z2 लिखना है, 2 - 3i इंटू 3 + 5i, तो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए ओपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, बिल्कुल वैसे ओपन करिए। 2 × 3 6, 2 × 5i 10i, -3i इंटू 3 तो -9i, एंड -3i + 5i, तो i स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो वो -1 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 ये -15, तो -15 बनेगा, और i स्क्वायर -1 हो गया, मतलब ये +15 हो गया। ठीक, तो ये 6 एंड ये +15, तो ये आपका बन गया 21, एंड 10i - 9i, तो ये बन गया आपका ओवरऑल i। देख लीजिए एक बार। क्लियर हो गया? सिंपल है, कुछ बहुत खास चीजें नहीं है इसमें। आज अभी हम लोग ने स्टार्ट किया चैप्टर, तो एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में वही डिस्कस कर रहे हैं अभी आज हम लोग। इसके बाद थर्ड आते हैं z1 अपॉन z2, जैसे a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक, अब जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये रिजल्ट हम लोग फाइनली, जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हम लोग चाहे प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, फाइनली जो हम लोग आंसर एक्सप्रेस कर रहे थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म था। मतलब सम रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे सारे आंसर। चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया तो भी रिजल्ट इस फॉर्म में था, सब्ट्रैक्ट किया तो भी इसी फॉर्म में था, मल्टीप्लाई करके भी जो आंसर आया वो इसी फॉर्म में था। रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स उसका इमेजिनरी पार्ट इस फॉर्म में। तो यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनल आंसर को कुछ इस फॉर्म में ले जाए, कि कुछ रियल पार्ट हो प्लस आई टाइम्स उसका कुछ इमेजिनरी पार्ट हो इस फॉर्म में। तो इसके लिए क्या तरीका बताया गया, बोला गया कि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर है इसमें आई का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 2 + 3i है तो आप 2 - 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, या लेट्स से 5 - 4i ये डिनोमिनेटर में है तो आप 5 + 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो भी i का साइन होगा उसको रिवर्स करके, चेंज करके फिर उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होकर के आपका कुछ रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स कुछ इमेजिनरी पार्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए कैसे, न्यूमरेटर देखते हैं तो a × c - a के साथ आई डी
प्लस आई के साथ बी सी, फिर आई स्क्वायर -1 और एक माइनस पहले से है तो प्लस बी इंटू डी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखते हैं तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ x प्लस वाई तो x माइनस वाई फॉर्म में है ना, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बनेगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर ऐसे। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखिए तो जो रियल पार्ट है वो ए सी प्लस बी डी है एंड जो इमेजिनरी पार्ट है आई के साथ वो आपका बी सी माइनस ए डी है, मतलब माइनस ऑफ ए डी प्लस बी सी ऐसा कुछ है। डिनोमिनेटर अगर आप देखिए तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर -1 तो ये माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करिए इसको स्प्लिट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है x प्लस वाई अपॉन जेड तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसे स्प्लिट करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि अब आप क्या करिए, ये जो डिनोमिनेटर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसको ऐसे कर लीजिए, दिस अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखिए ये ओवरऑल सम रियल नंबर रियल पार्ट हो गया और आई के साथ अगेन एक रियल नंबर आ गया, तो ये कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, जहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये खुद एक आपस में रियल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया है ना, तो ये तरीका होगा। अब जैसे इसको पहले एक बार देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा हम लिख देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज Z1 को ले लिया हमने 2 प्लस 3i एंड Z2 को मान लीजिए हमने ले लिया 3 माइनस 4i ऐसे। ठीक, और हमसे बोला जाए कि Z1 अपॉन Z2 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए a प्लस आई बी फॉर्म में। तो देखते हैं, तो 2 प्लस 3i 3 माइनस 4i। अब डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है इसमें i का साइन रिवर्स करके, मतलब 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। न्यूमरेटर देखते हैं, 2 इंटू 3 6, 3i इंटू 4i ये हो जाएगा 12, आई स्क्वायर हो गया -1। ये रियल पार्ट, क्योंकि अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं रियल पार्ट। फिर i के साथ क्या क्या बनेगा इमेजिनरी पार्ट वो देख लेते हैं, 3 इंटू 3 9 एंड यहाँ पे 4 इंटू 2 8। क्लियर है, डिनोमिनेटर ऐसा ही है a माइनस बी a प्लस बी फॉर्म में, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ऐसा बनेगा। आई स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा तो 3 स्क्वायर 9 और इधर 16 9 प्लस 16 25 आएगा। तो ऊपर बना है -12 प्लस 17i, डिनोमिनेटर में 25 है। तो अब अगर हमसे कोई पूछता कि बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3i अपॉन 3 प्लस 4i, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए, इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो पहले इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते और अब हम देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, तो -12 अपॉन 25, और पूछा जाए इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो i के साथ इमेजिनरी पार्ट है 17 अपॉन 25। ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है कैसे करना है। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें i का साइन रिवर्स करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन हम समझते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, रियल पार्ट प्लस i इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज आपने लिखा k टाइम्स a प्लस आई बी, तो अगेन जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ओपन करते हैं सिंपली हो जाएगा k टाइम्स a प्लस i के साथ k टाइम्स b। इस तरह से कहने का मतलब सपोज
लिखा 2 टाइम्स 5 माइनस 3i, तो ये सिंपली हो जाएगा 10 माइनस 6i, इस तरह से 10 माइनस 6i, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के लिए ओपन करते हैं सेम वैसे ही। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो एक बार यहाँ तक का पार्ट पहले देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका बड़ा यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। ठीक, तो अगर हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय कि इनका रियल पार्ट भी आपस में बराबर होगा एंड साथ ही साथ इनका इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। अगर उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर रियल पार्ट के बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक, जैसे सपोज हमने z1 लिख दिया 2 माइनस अल्फा प्लस आई टाइम्स बीटा प्लस 3 एंड z2 हमने लिख दिया 3 अल्फा प्लस 1 माइनस आई टाइम्स 3 बीटा प्लस 1 माइनस आई टाइम्स अल्फा प्लस 1, ऐसे। ठीक, और हम आपको बोलें कि फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ z1 इक्वल टू z2 वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू r। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये वाली चीज़ के बारे में बात करेंगे, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो आपको ये इंश्योर भी करना होगा कि भाई ये रियल पार्ट है। कहने का मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट खुद आपस में एक रियल नंबर्स होते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर a b c d ये सारे रियल नंबर्स हमको पता है, तब भी हम ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बोल देते z1 इज इक्वल टू z2, बट हम बोलते, यह इन्फॉर्मेशन हमको नहीं गिवन होती कि अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स हैं, तो हम ये वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे। जब आप कहते हैं कि रियल पार्ट के बराबर, तो रियल पार्ट होने के लिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। आपने बोला इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो अगर ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये खुद में एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करने के लिए सोचते हैं कि रियल पार्ट के बराबर 2 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा प्लस 1 एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर कि बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू अल्फा माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करिए, आई के साथ बीटा प्लस 3 है और आई के साथ आप कह सकते हैं माइनस अल्फा माइनस 1 है, ऐसे। तो ये कंडीशन आप तभी कह पाएंगे जब ये रियल पार्ट हो। रियल पार्ट का मतलब फिर ये खुद रियल नंबर होना चाहिए। तो ये चीज़ क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि अल्फा बीटा रियल नंबर हैं, तभी हम कह पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर अल्फा बीटा रियल नंबर है तो ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो रियल पार्ट होना चाहिए फिर ये, एंड आई के साथ जो रियल नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो रियल पार्ट के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक, अब हमारे पास दो अननोन, दो इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए, वहाँ से अल्फा बीटा फाइंड कर लिया जाए। ठीक, तो चलिए सारे टर्म्स पहले एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं उसमें। तो उसमें आ जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0
एंड इसमें सारे टर्म्स इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 1 4 = 0। चेक कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा -1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा +4। ठीक, दोनों दो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 बीटा माइनस बीटा तो 2 बीटा, -1 -4 -5 = 0। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 5/2, बीटा 5/2 पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा को यहाँ से आप लिख सकते हैं -4 माइनस बीटा, यानी कि -4 -5/2, तो कितना आ गया 8 एंड 5 -13/2। तो बीटा की वैल्यू आ गई 5/2, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -13/2। तो बेसिक कंसेप्ट ये था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। तो वहाँ से हमने दो इक्वेशन बनानी, दो सिंपल लीनियर इक्वेशन आपस में सॉल्व कर लीजिए, अल्फा बीटा फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्या होगी। तो अभी हम लोग आज का लेक्चर अब इसको अभी यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो आज अभी हम लोगों ने एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बेसिक बात करी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट 0 होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहेंगे। फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अभी केवल इतना डिस्कशन किया है। ठीक, अब नेक्स्ट सन पर देन अब इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।